ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं और आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम आज की क्लास को। हम लोग बात करेंगे आईपीसी के चैप्टर 16 की, जिसमें से आपने सेक्शन 299 से लेकर के 304 बी तक के सेक्शन पढ़ लिए। इसके बाद आज हम 305 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सीधे मैं आपको डायरेक्ट बैरिक की तरफ लेके चल रहा हूँ और कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। ज़रा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें हमने पढ़ी यहाँ पर, और इसके बाद सीधे वहाँ पर चलते हैं। चलिए ज़रा ध्यान दीजिए। चैप्टर 16 को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में बात करेंगे। यानी कि इसमें से जो 8 पार्ट में डिवाइड किया गया था उसका ये फर्स्ट पार्ट है जो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, यानी कि जीवन के लिए संकटकारी अपराधों के विषय में। सेक्शन 299 में आपने पढ़ा आपराधिक मानववध। कुछ प्रॉब्लम है क्या किसी को? एक सेकंड गाइस, किसी को कुछ प्रॉब्लम थी? कोई कुछ बोल रहा है क्या? मुझे ऐसा लगा शायद कुछ बोल रहे हो। चलिए जरा ध्यान दीजिए। आवाज़ क्लियर है ना? एक बार थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिए प्लीज़। यस सर। सभी कुछ यस ओके। सर। हाँ अभी तो सही आ रही है आपकी आवाज़। चलिए, तो सेक्शन 299 में यहाँ पर हम लोग बात करें आपराधिक मानववध की कि आपराधिक मानववध क्या होता है। इसमें 3 इलस्ट्रेशन दिए हुए थे जो आपने पढ़े यहाँ पर। जैसे कि एक ये का नंबर का, जिसमें गड्ढे की बात की गई थी, याद आया थोड़ा सा? और दूसरा झाड़ी की बात की गई थी, इसको ऐसे याद करने के लिए ये पॉइंट है। और तीसरा मुर्गे की बात की गई थी। तो जहाँ पर ये इलस्ट्रेशन आपको देखें एग्जाम्स में, गड्ढा, झाड़ी और मुर्गा, तो ये केवल समझाने के लिए है। वैसा नहीं है कि वहाँ पढ़ो ही नहीं, आप बिल्कुल पढ़ना है आपको। ये अगर ऐसे इलस्ट्रेशन ये सेम मैच करते हैं, जैसे ये और ये अगर ऐसे मैच करते हैं वहाँ पर, तो बिल्कुल ये सेक्शन 299 के अकॉर्डिंग आपराधिक मानववध होगा और इसका आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 3 स्पष्टीकरण की बात की गई थी, जो इसमें मैंने आपको टिप्स बताई हुई थी कैसे आपको याद करना है लास्ट क्लासेस में। ये फर्स्ट में यहाँ बात की गई थी विकार, रोग, अंधशैथिल को ग्रस्त करने के लिए इनकी शारीरिक क्षति की बात की गई। फिर दूसरा ऐसी शारीरिक क्षति की बात की गई जो जानता हो यहाँ पर और जिसको उपचार और कौशल पूर्ण चिकित्सा करने से उसकी मृत्यु रोकी जा सकती थी। और तीसरा जो यहाँ पर पॉइंट था, माँ के गर्भ में स्थित किसी शिशु की मृत्यु कारित करना आपराधिक मानववध नहीं है। ये तीसरे स्पष्टीकरण में लिखा है, इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर इसी में से एक पॉइंट और बनता है, यदि शिशु का कोई भाग बाहर निकल आया हो तो। इसके और डिटेल मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसमें आपको मिलेगी पूरी डिटेल। वैसे आप लोग जो पढ़ चुके हैं लास्ट क्लासेस में, तो उसमें इंग्लिश विधि में ऐसा माना गया कि जब तक पूरा जन्म ना ले ले बच्चा तब तक उसको आपराधिक मानववध में नहीं माना जाता, लेकिन इसमें अपने यहाँ इसको माना जाता है। आप देखिए 300 में हमने पढ़ा हुआ था, सेक्शन 300 में हत्या की बात की गई थी, यानी कि मर्डर की बात की गई है, और जिसमें ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ पॉइंट, ये चारों इसमें ये पॉइंट्स हैं, इनको थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। इसमें जो टिप्स बताई हुई थी उनको थोड़ा सा फॉलो करते हुए इनको याद करना है। फिर इसके बाद में यहाँ पर आपको ये 4 इलस्ट्रेशन भी दिए गए हैं, का, खा, गा, घा। तो ये किस किस से रिलेटेड है? जैसे का 1 नंबर पॉइंट से, ये का वाला जो था ना, एक सेकंड की गाइस, हाँ ये देखिए, ये का वाला जो है ना, ये 1 नंबर पॉइंट से यानी कि इससे रिलेटेड है। खा वाला जो है वो दूसरे से रिलेटेड है, और जो गा वाला है वो तीसरे से रिलेटेड है, और चौथा घा वाला इससे रिलेटेड है। तो ये इसमें ऐसे इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं, इनको इनसे कनेक्ट कर लीजिए और इसके बाद फिर इनको मिला करके आपको पढ़ना है। इसमें 5 तरह के अपवाद भी दिए गए एक्सेप्शन की, कब जो हत्या है, जो मानववध है, वो हत्या नहीं होगी। 5 तरह के यहाँ पर दिए गए।
ठीक है, तो इनको मैंने शॉर्ट नोट जैसे आपको बताया था लोगों ने बनाए भी हुए हैं, तो उनको आपको थोड़ा सा देखना है और देख करके तैयारी करनी है। चलिए, तो नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं सेक्शन 301 की। यहाँ बात की गई थी, जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु कारित करके आपराधिक मानववध करता है। या 302 के लिए 302 सेक्शन जो पढ़ रहे हैं हम लोग, जिसको 302 बहुत ही फेमस है, हत्या के लिए पनिशमेंट कितना मिलेगा उसकी बात की गई है। सेक्शन 303 इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। मिट्ठू वर्सेस पंजाब राज्य का केस जो आपको लास्ट टाइम बताया हुआ था उसके अनुसार। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 304 की। सेक्शन 304 में हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ था, हत्या की कोटि में ना आने वाले आपराधिक मानववध के लिए कितना दंड होगा। तो यहाँ दो टर्म्स कंडीशन बताई गई, एक फर्स्ट और एक सेकेंड। तो इनको दोनों को आपको कल हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर 304A में, यानी कि उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, और दूसरा था दहेज मृत्यु। तो दहेज मृत्यु में एक 7 ईयर्स का पॉइंट्स था कि अगर 7 साल के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा अगर हो जाती, किसी की डेथ हो जाती विवाह किसमें, तो उसको दहेज मृत्यु के रूप में माना जा सकता है। और यहाँ पर इसमें जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम का भी कुछ अंश दिए गए हैं ये। चलिए आगे यहाँ पर ज़रा ध्यान देते हैं हम लोग। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 305 का। तो एक बार थोड़ा सा कंफर्म करिए आप लोग कि वॉइस क्लियर है सभी को, किसी को डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा है, जल्दी से बताइए। यस सर। Yes, sir. चलो ओके गाइज, हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण। तो दुष्प्रेरण तो आप लोग जानते ही क्या होते हैं, जो सेक्शन 107 से लेकर के 120 तक आप लोगों ने पढ़े हुए थे। याद आया कुछ? चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। यदि कोई 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, कोई उन्मत्त व्यक्ति, कोई विपर्यश्चित व्यक्ति, कोई जड़ व्यक्ति या कोई व्यक्ति जो मत्तता की अवस्था में है, और जो मत्तता की अवस्था में और वो आत्महत्या कर ले, इस पॉइंट पर थोड़ा सा नज़र डालिएगा। इसको देखो दोबारा से पढ़ लें। यदि कोई 18 वर्ष से कम, पहली बात 18 वर्ष से कम व्यक्ति हो, कोई उन्मत्त व्यक्ति हो, या कोई विपर्यश्चित व्यक्ति हो, या कोई जड़ व्यक्ति हो, या कोई व्यक्ति जो मत्तता की अवस्था में हो, इसमें हो मत, और वो क्या कर ले, आत्महत्या कर ले। जो कोई ऐसी आत्महत्या के किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, जरा ध्यान रखना, क्या करेगा, दुष्प्रेरण करेगा, मतलब प्रेरित करना। तो दुष्प्रेरण होता है जो गलत कार्यों के लिए दुष्प्रेरित करता है, प्रेरित करता है उसको हम लोग दुष्प्रेरण बोल देते हैं, और जो अच्छे कार्यों के लिए करता है उसको हम प्रेरित बोल देते हैं यहाँ पे। चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो दुष्प्रेरण करेगा वह मृत्यु, आजीवन कारावास, मृत्यु या आजीवन कारावास, या कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से अधिक की ना हो, यहाँ पर दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो यहाँ पनिशमेंट को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पनिशमेंट कितना है, मृत्यु या आजीवन कारावास, या कारावास जिसकी अवधि कितनी हो, 10 वर्ष से अधिक की ना हो, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अगर कोई शिशु है, उन्मत्त व्यक्ति है, और उसके लिए कोई आत्महत्या का उसके लिए दुष्प्रेरण करे, अरे तुझे तो मर जाना चाहिए, तुझे तो जीना ही नहीं चाहिए, ऐसा कुछ भी कोई व्यक्ति करता है, तो यहाँ पर ये मान लेते हैं कि उस व्यक्ति ने यहाँ पर दुष्प्रेरण कर दिया। क्लियर है गाइस सभी को? तो अब जैसे कि यहाँ पर एक ए नाम का व्यक्ति और इसे एक बी नाम का व्यक्ति, ए से बोल देता ये बच्चा टाइप है, ऐसे बोल देता अरे तुझे तो यहाँ से तो जंप लगा सकता है, जंप लगा के देखिए ज़रा, और सीधे बिल्कुल शक्तिमान की तरह उड़ने लग जाओगे। अगर ऐसा कुछ भी कर देता, उसको मालूम है कि ये व्यक्ति जो है ना शक्तिमान की तरह नहीं उड़ सकता और सीधे की इसकी डेथ हो जाएगी, तो बिल्कुल इस इंटेंशन से अगर किसी बच्चे को ऐसा कर दे तो पहले कीजिए। अगर कोई पागल व्यक्ति है उसके लिए भी अगर वो इस टाइप से कुछ कर देता है तो भी ऐसा मान लिया जाएगा कि हाँ उसने ये इस टाइप से किया हुआ है कि आत्महत्या
का दुष्प्रेरण की श्रेणी में ये आ गया है। ठीक है, तो भाई जरा ध्यान दीजिएगा, जाने का कोई दुष्प्रेरण करता है, मृत्यु, आजीवन कारावास या जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। लेकिन यहाँ पर किन किन के लिए बात की गई, जैसे जो कोई 18 वर्ष से कम आयु का है, ध्यान रखना, कोई उन्मत्त व्यक्ति हो, कोई चित्त विपर्यस्त जिसको बोलते हैं वो हो, कोई जड़ व्यक्ति हो, और या फिर जो मत्तता में रहता हो, ऐसा कोई व्यक्ति हो। चलिए अब यहाँ पर एक और नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सेक्शन 306, ये भी बहुत वीआईपी सेक्शन है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर देखें, ये बात करेंगे आत्महत्या के दुष्प्रेरण के लिए कि आत्महत्या का दुष्प्रेरण क्या होता है। देखिए जरा ध्यान दीजिए, यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करे तो जो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसके लिए जो कोई व्यक्ति आत्महत्या करे, ठीक है, और तो जो कोई ऐसी आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण करेगा, जो दुष्प्रेरण करेगा उसको इतना पनिशमेंट मिलेगा, दोनों में से किसी भांति का पनिशमेंट, और उसको 10 वर्ष तक के पनिशमेंट हो सकता है। कितना? 10 वर्ष तक का, और जुर्माने से भी। क्लियर हो गया? तो आत्महत्या सेक्शन इसका याद रखिएगा, कौन सा है? 306। कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं आप एक बार बोल के बता दो प्लीज़। 306, बिल्कुल। अब आगे ज़रा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 307 में ज़रा देखिए, हम ध्यान देते हैं यहाँ पर। तो 307 में जो बात करें इसके लिए, जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि वह उस कार्य द्वारा मृत्यु कारित कर देता तो वह हत्या का दोषी होता। वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपपत्ति कारित हो जाए तो वह अपराधी या तो आजीवन कारावास से या ऐसे दंड से दंडनीय होगा जैसा एतस्मिन पूर्व वर्णित है। तो यहाँ पर देखिए, हत्या करने का प्रयत्न मतलब जो 307 होती है, 307 के लिए कितना पनिशमेंट दिया जा सकता है, ये पनिशमेंट आप सभी को याद करना है, इसकी लिस्ट बना लीजिएगा आप। और लिस्ट ना बनाना चाहें, बनी बनाई लिस्ट है, तो देखना चाहोगे कहाँ दी गई है, जल्दी से बताइए। एक बनी बनाई लिस्ट भी है, अगर आप लोग चाहो तो वहाँ से भी देख सकते हो। पता है कहाँ है? पहले भी मैंने बताया था, जिसमें कौन से ऑफेंस में कितना पनिशमेंट दिया जाएगा, पता है कहाँ लिखा है? जल्दी से बताओ, नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम बता देंगे। और एक और खास बात बताता हूँ, एक ऐसी लिस्ट जिसमें ये भी कहा गया है कि ट्रायल कौन सा मजिस्ट्रेट करेगा। जल्दी से देखो, याद आया कुछ? बताया था मैंने, ये कंप्लीट करनी है। सीआरपीसी शेड्यूल फर्स्ट सीआरपीसी। बिल्कुल राइट आंसर, सीआरपीसी का जो शेड्यूल फर्स्ट दिया गया है, शेड्यूल फर्स्ट आप देख रहे हैं, उसमें आपको ये मिल जाएगा। ठीक है गाइस, चलो अब हम यहाँ पर आवाज चली गई सर। हेलो, अभी आवाज आ रही क्या आप लोगों को? यस सर। ओके, चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं 307 का, आपने पढ़ लिया है यहाँ पर। अब जरा देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे जो पनिशमेंट की बात की गई थी वो कितनी की गई है? जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशा या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि वह उस कार्य द्वारा मृत्यु कारित कर देता तो वह हत्या का दोषी होता। मान लो अगर वो मृत्यु हो जाती तो हत्या का दोषी होता, तो वहाँ पर वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपपत्ति कारित हो जाए तो वह अपराधी
या तो आजीवन कारावास से या ऐसे दंड से दंडनीय होगा जो जैसा एतस्मिन पूर्व वर्णित, अगर कोई उपपत्ति होती है तो, और नहीं तो अगर यहाँ पर 307 अगर रजिस्टर्ड होता है तो इस सिचुएशन में वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि कितनी होगी देखिए जल्दी से, 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय किया जाएगा। और अगर कोई अन्य उपपत्ति हो जाती, जैसे मान लीजिए 325 का या 323 का या कोई भी ऐसा हो जाता, कोई भी ऑफेंस जो और से है, तो कहा गया कि एतस्मन पूर्व वर्णित है तो उनके अनुसार उसे दंड मिलेगा, या तो उसे आजीवन कारावास से या उसे ऊपर या कोई भी सेक्शन जो उसके ऊपर रजिस्टर्ड होता है उसके अनुसार उसको पनिशमेंट यहाँ पर दिया जाएगा। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट ध्यान देते हैं। आजीवन सिद्ध दोष द्वारा अगर कोई प्रयत्न करता है तो क्या होगा। किसी व्यक्ति को आजीवन सिद्ध दोष किया गया और फिर वो प्रयत्न करे, देखिए जबकि इस धारा में वर्णित अपराध करने वाला कोई व्यक्ति आजीवन कारावास से दंडादेश के अधीन हो, तब यदि उपपत्ति कारित हुई हो तो वह मृत्यु से दंडित किया जाएगा। अब यहाँ पर कुछ इलस्ट्रेशन दिए गए हैं, देखिए जरा ध्यान दीजिए। आजीवन सिद्ध दोष का मतलब जानते क्या होगा। अगर कोई भी व्यक्ति हो, जरा ध्यान दीजिए, कोई भी व्यक्ति है और उसको आजीवन कारावास हो गया है और उस कंडीशन में वो फिर से ट्राई कर ले एक बार किसी दूसरे व्यक्ति को 307 में जो उपबंधित अपराध है इससे रिलेटेड, इसमें कौन सा उपबंधित अपराध है, जल्दी से बता दो कौन सा है। 307 में अटेम्प्ट टू मर्डर वाला, अगर वो फिर से किसी को ट्राई कर ले तो यहाँ पर कितना पनिशमेंट मिलेगा। इसके पनिशमेंट के लिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। आजीवन सिद्ध दोष है पहले से ही और फिर दोबारा से ट्राई कर रहा है, तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो इस सिचुएशन में उसे कितना मिल जाएगा, तो वह मृत्यु से दंडित किया जा सकेगा। और दृष्टांत पर एक नज़र डालते हैं, देखिए जल्दी से क्या क्या कह रहे हैं ये। यहाँ पर देखिए का, खा, गा और घा, 4 यहाँ पे दिए गए हैं और इनमें से ज़रा इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। देखिए क्या कह रहे हैं। या का वध करने की आशा से का उस पर ऐसी परिस्थितियों में गोली चलाता है कि यदि मृत्यु हो जाती तो का हत्या का दोषी होता, का इस धारा के अधीन दंडनीय है। तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या कह रहे हैं। या का वध करने की आशय से, देखो यहाँ इसको डेथ करने के इंटेंशन से का उस पर ऐसी परिस्थितियों में गोली चलाता कि यदि मृत्यु हो जाती तो यहाँ पर का हत्या का दोषी हो जाता है। ये देखिए सिंपल है। और नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा। कोमल वयस्क के शिशु की मृत्यु करने की आशय से एक निर्जन स्थान में आरक्षित छोड़ देता है। का नाम का जो व्यक्ति है किसी शिशु को जो कोमल वयस्क का है और उसकी मृत्यु करने के इंटेंशन से कहाँ छोड़ देता है, वो निर्जन स्थान में। निर्जन स्थान समझते क्या होता है, जहाँ पर कोई ना हो, कोई जन ना हो। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, का ने उस धारा द्वारा परिभाषित अपराध किया है, यद्यपि परिणाम स्वरूप उस शिशु की मृत्यु नहीं होती है। भले ही उस शिशु की मृत्यु ना हो लेकिन उसने वहाँ पर छोड़ दिया है, तो ये सेक्शन 307 के अकॉर्डिंग माना जाएगा कि इसके अकॉर्डिंग उसने अटैम्प्ट टू मर्डर तो कर ही दिया। अतः अटैम्प्ट तो एक बार कर ही लिया ना, कोशिश तो ट्राई तो कर ही ली, तो यहाँ पर ये सेक्शन 307 के अकॉर्डिंग आएगा। अब यहाँ पर जो 11 नंबर का इलस्ट्रेशन है इस पर एक नज़र डालिएगा। या की हत्या का आशय रखते हुए का एक बंदूक खरीदता है, ध्यान देना, या की हत्या करना है और बंदूक कौन खरीद रहा है, का नाम का व्यक्ति। उसको भरता है, का ने अभी तक अपराध नहीं किया, जब तक उसने बंदूक भरी तब तक उसने कोई अपराध नहीं किया। और जैसे ही उसने क्या किया, या पर बंदूक चलाता है, उसने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। अब यदि इस प्रकार गोली मारकर वह या को घायल कर देता है तो वह इस धारा के प्रथम पैरे के पिछले भाग द्वारा उपबंधित दंड से दंडनीय है। अब यहाँ पर जरा देखिए, जो यहाँ बात कर रहे थे ना कि जो फर्स्ट पैरा है इसके अंतर्गत अंतिम पैरा में दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि हो सकेगी कितनी, 10 वर्ष तक, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। फिर यहाँ कहा गया कि
और यदि ऐसा कार्य किसी व्यक्ति की उपपत्ति कारित हो जाए तो वह अपराधी या तो आजीवन कारावास है या ऐसे दंड से दंडनीय होगा जैसा पश्चात पूर्व वर्णित है, इसके अनुसार इसको दंडित किया जाएगा। तो ये घ नंबर का इलस्ट्रेशन आपने पढ़ लिया। आप देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, घ नंबर पर जरा ध्यान देते हैं हम लोग। विष द्वारा या की हत्या करने का आशय रखते हुए का विष खरीदता है। विष द्वारा विष खिला करके या की हत्या करने के आशय से का नाम का व्यक्ति है वो विष खरीदता है और उसे भोजन में मिला देता है जो का के अपने पास रहता है। का ने इस धारा में परिभाषित अपराध अभी तक नहीं किया है, भले ही उसने भोजन में मिला दिया लेकिन अभी जब तक उसने नहीं दिया है तब तक उसने कोई अपराध नहीं किया। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहे हैं, का उस भोजन को या की मेज पर रखता है या उसको या की मेज पर रखने के लिए या के सेवकों को पर्याप्त करता है। का ने आराम में परिभाषित अपराध किया हुआ है। देखो क्या कह रहे हैं कि जब तक या को मारने की दृष्टि से का नाम का जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, भोजन में विष मिलाता है कि या की डेथ कर दे, और भोजन अभी किसके पास है, का के पास है। और जब तक ये का भोजन यहाँ पर या तक ना पहुँचा दे, किसी भी प्रक्रम से पहुँचाए विष मिला हुआ, जैसे ही इसने पहुँचाया और या के निमित्त जैसी शुरुआत हुई उसकी, वैसे ये अपराध यहाँ पर घटित हो गया। तो ये 307 से हो गया। जब तक इसके पास ये रहता है तब तक इसने कोई अपराध नहीं किया है। चलिए नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए, सेक्शन 308 की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न क्या होगा, देखिए जरा ध्यान दीजिए। आप लोग हैं यहाँ पे, चले गए, हेलो हैं, आवाज़ आ रही है आपको? यस सर, आ रही है आवाज़। समझ में आ गया। 307 के जो इलस्ट्रेशन है, 4 इलस्ट्रेशन दिए गए हैं, इनको स्टेप बाय स्टेप आपको याद करना कौन से दिए गए है ना। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं और सेक्शन 308 की जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए। आपराधिक मानववध करने के लिए प्रयत्न कैसे होता है, तो देखिए जरा प्रयत्न को जरा देख लेते हैं। आपराधिक मानववध के लिए जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशा या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि उस कार्य से वह मृत्यु कारित कर देता, कोई भी, देखिए क्या कह रहे हैं, ऐसे ज्ञान या आशय से, आशा या ज्ञान से ऐसी परिस्थितियों में कोई कार्य ऐसे करेगा यदि उस कार्य से वह मृत्यु कारित कर देता है तो वह हत्या की कोटि में ना आने वाले आपराधिक मानववध का दोषी होता। देखिए यहाँ जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशा या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि उस कार्य से वह मृत्यु कारित कर देता है तो वह हत्या की कोटि में ना आने वाले आपराधिक मानववध का दोषी होता। तो यहाँ पर क्या कहा गया, देखिए जरा ध्यान दीजिए। तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि कितनी होगी, 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो देखो यहाँ आपराधिक मानववध का प्रयत्न की बात करें, हत्या की बात नहीं की है। तो यहाँ पे कितने पनिशमेंट की बात की है, 3 वर्ष के लिए, और जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब अगला जरा ध्यान दीजिए, और यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति हो जाए, मतलब हर्ट हो जाए किसी भी तरह का, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अगर उसने यहाँ अटेम्प्ट किया और अटेम्प्ट में किसी को नुकसान नहीं हुआ तब तो यहाँ 3 वर्ष तक का पनिशमेंट की बात कर रहे हैं। ये कितने की, 3 वर्ष तक की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद में फिर ये हो जाएगा कितने, 7 वर्ष तक की पनिशमेंट की बात करेंगे, ठीक है, क्लियर है। अगला जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दृष्टांत की। का गंभीर और अचानक प्रकोपन पर ऐसी परिस्थितियों में या पर पिस्तौल चलाता है कि यदि तद द्वारा वह मृत्यु कारित कर देता है तो वह हत्या की कोटि में ना आने वाले आपराधिक मानववध का दोषी होता। तो यहाँ पर का ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया हुआ है। तो देखिए जरा इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा कैसे कह रहे हैं यहाँ पर। का गंभीर और अचानक प्रकोपन पर
ऐसी परिस्थितियों में यहाँ पर पिस्तौल चलाता है कि तद्वारा वह मृत्यु कारित कर देता है, इसके पश्चात क्या हो जाता है, इसकी डेथ कर देता है, तो वह हत्या की कोटि में ना आने वाले आपराधिक मानववध का दोषी होता। चलिए इतना क्लियर हो गया सभी को। 309 में जरा ध्यान दीजिएगा, आत्महत्या करने का प्रयत्न अगर कोई व्यक्ति करता है, ये एक ऐसा है कि अगर कमिट हो जाए तो कोई पनिशमेंट नहीं है, और कमिट नहीं हो पाया तो फिर अगर ये अपराध घटित हो गए तो कोई पनिशमेंट नहीं मिलता, और नहीं हुआ तो पनिशमेंट यहाँ पर मिलेगा। तो देखिए जरा क्या कह रहे हैं यहाँ पर 309 में, अगर कोई आत्महत्या करने का कोई व्यक्ति प्रयत्न करता है तो क्या होगा। जो कोई आत्महत्या करने का प्रयत्न करेगा और उस अपराध के करने के लिए कोई कार्य करेगा, वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पनिशमेंट की कितनी बात की गई है, जरा ध्यान दीजिएगा। सादा कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष तक, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो जो कोई भी अपने आत्महत्या करने का अगर कोई प्रयास करता है और उस कंडीशन में ये पता चलता है तो कितने दिन को सादा कारावास तो कैसा मिलेगा, सादा पर 1 वर्ष तक का हो सकेगा, और या फिर जुर्माना भी लगाया जा सकता है या फिर दोनों से भी दिया जा सकता है। तो अगला जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 310 में ठग की बात की गई है। ठग क्या होता है, तो देखें, जो कोई इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात किसी समय हत्या द्वारा या हत्या सहित लूट या शिशुओं की चोरी करने के प्रयोजन के लिए अन्य व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों से अभ्यस्ता संयुक्त रहता है, वह ठग है। तो यहाँ पर देखिए ठग की देखिए डेफिनेशन में फिर से इसको पढ़ लीजिए एक बार, क्या कह रहे हैं ये। जो कोई इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात, मतलब आईपीसी जब से लागू की गई है उसके बाद हत्या द्वारा या हत्या सहित लूट या शिशुओं की चोरी करने के प्रयोजन के लिए, चोरी करने के प्रयोजन के लिए अन्य व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों से अभ्यस्ता संयुक्त रहता है, वह ठग है। तो यहाँ 3 पॉइंट्स की बात की गई है। देखिए, या तो किसी की हत्या के द्वारा, या हत्या सहित लूट के द्वारा, या शिशुओं की चोरी के द्वारा अन्य व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों से अभ्यस्ता संयुक्त रहता है, तो वह ठग कहलाएगा। अब यह पनिशमेंट कितना होगा, देखिए जब ध्यान दीजिएगा। जो कोई ठग होगा वह आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो कोई व्यक्ति जो ठग होगा वो आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो ठग की डेफिनेशन कहाँ दी गई, ये थोड़ा सा वीआईपी सेक्शन है, इसको याद करके रखिएगा, वैसे भी कई बार पूछ लिया जाता है। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, जरा एक मिनट ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है जहाँ से आपने शुरू किया है 299 सभी को पता है, इसके इलस्ट्रेशन इनमें से एक क्वेश्चन 100% वो पूछेगा जब भी कहीं हम एग्ज़ाम्स के लिए जाते हैं। तो एक तो इसको आपको वीआईपी करना है, और 200 और 300 दोनों सेक्शन को आपको वीआईपी कर लेना और इनको अच्छे से पढ़ना है कि एक लाइन पढ़नी है, क्योंकि इसमें जो अंतर करने वाला मैटर आता है तब हमेशा कन्फ्यूज़न हो जाता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे हत्या के लिए पनिशमेंट, वो भी आपको याद करना है। फिर आजीवन कारावास द्वारा कोई दंड के लिए करता तो ये इसके एक संबंधित केस है, इससे रिलेटेड उस केस को आपको याद करना है। कौन सा है वो, कोई मिट्ठू हैं और कहाँ रहते हैं वो, पंजाब राज्य में। चलो अब अगले यहाँ पर हम बात करेंगे, ज़्यादा फिर क्वेश्चन पूछा जाने वाला है ये 304B, फिर भी इनको भी आपको पढ़ना है। ये भी पूछा जाता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इसको आप थोड़ा सा वीआईपी करके रख सकते हैं, ठीक है। अगला जरा ध्यान दीजिए, आत्महत्या के दुष्प्रेरण के लिए ये सबसे ज़्यादा लगने वाला केस है। ये अगर किसी व्यक्ति को किसी ने डेथ कर ली किसी कारणवश, और उस कंडीशन में ये सेक्शन को रजिस्टर्ड कर दिया जाता है और इसकी फिर लंबी ट्रायल चलती रहती है। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे ए और बी मान लीजिए आपस में किसी भी उसमें संयुक्त रहते हैं, और आपस में मान लीजिए इनमें दोनों में प्रेम भी हो, और इस कंडीशन में प्रेम ख़त्म हो जाए तो ये अकेले अकेले बचे तो इनमें से एक ऊपर प्यारा हो जाए,
और इस कंडीशन में अगर ऐसा कुछ होता है तो ऐसी कंडीशन में भी जनरली लोग इसको लगवा देते हैं दुष्कर्म के मैटर में कि इस व्यक्ति द्वारा ऐसा किया गया, इस वजह से भले ही वो बाद में छूट जाए एक अलग मैटर होता, लेकिन फिर भी जनरली ऐसे केसेस की संख्या आपको ज़्यादा दिखाई देगी। फिर हत्या के लिए प्रयत्न आप सभी को मालूम ही है। अगला यहाँ पर हम बात करेंगे 310 की इनकी ठग क्या है और ठग के लिए पनिशमेंट कितना है, इसको भी थोड़ा सा आपको VIP कर लेना। ये सब वैसे ही पूछ लेते हैं, सेक्शन में पूछेगा ये जनरली। चलिए इतना क्लियर हो गया क्या सभी को? जो 8 पॉइंट में जो डिवाइड किया गया था उसमें से एक आपका अभी कंप्लीट हुआ है। आगे कंटिन्यू करें और चलें? यस सर। ओके चलिए ज़रा ध्यान दीजिए। बेटा आदित्य, क्या बात है आजकल आवाज़ नहीं आ रही है आपकी? आदित्य, गर्भपात कारित करने, आज़ाद शिशुओं को क्षति कारित करने या शिशुओं को आरक्षित छोड़ने और जन्म छुपाने के विषय में ये 312 से लेकर के 318 तक दिए गए हैं, जो सेकेंड पार्ट मैंने आपको बताया हुआ था। शॉर्ट व्यू में आपने देखा 312 से लेकर के 318 तक ये डिफाइन किए गए, ये इनको याद करना होता है। चलिए जरा देखिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं सेक्शन 312 का। गर्भपात कारित करना ये क्या होता है, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। जो कोई गर्भवती स्त्री का स्वेच्छा गर्भपात कारित करेगा, स्वेच्छा करेगा, यहाँ पर जरा ध्यान रखिएगा, यदि ऐसा गर्भपात उस स्त्री का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक कारित न किया जाए तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि कितनी होगी, 3 वर्ष तक की हो सकेगी। अगर जीवन बचाने के लिए किया जा रहा सद्भावपूर्वक तो कोई बात नहीं है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर यहाँ पर 3 वर्ष तक का पनिशमेंट या फिर जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया। यदि वह स्त्री स्पंदन गर्भा हो तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अगला जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्पष्टीकरण में जो स्त्री स्वयं अपना गर्भपात कारित करती है वह इस धारा के अंतर्गत आती है। जरा ध्यान रखना, देखो स्पष्टीकरण में बात कर दी, यहाँ पर कोई स्त्री भी अगर करती है तो भी वो उसके अंदर में आएगी, उसको यहाँ पर कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया। अगला जरा ध्यान दीजिएगा 313, बस थोड़ा थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए, बाकी के आप लोग अपने अकॉर्डिंग इनको पढ़िएगा, इनसे केस लॉस वगैरह जो भी आपको निकालना है वो कर सकते हैं। जो लोग फैमिली मैटर्स वगैरह के जो केस देखते हैं उनमें थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बाकी ज़्यादातर वैसे ही इनकी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट ट्रायल होना बहुत मुश्किल होता है कि ये केस रजिस्टर्ड हो जाए। आजकल तो एक और वो एक्ट जो रजिस्टर्ड हो गया है, उस कंडीशन में आप देखेंगे कि उसके चक्कर में ये सारी जो इस टाइप के अपराध हैं वो सब हॉस्पिटल में होने बंद हो गए, लगभग ना के बराबर, लेकिन फिर भी चोरी छुपे तो कहीं ना कहीं कर ही देते हैं लोग। देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, स्त्री गर्भपात कारित करना, सेक्शन 313 में ये बात की गई। देखिए क्या कर रहे हैं, जो कोई उस स्त्री की सम्मति के बिना, चाहे वह स्त्री स्पंदन गर्भा हो या नहीं, पूर्ववर्ती अंतिम धारा में परिभाषित अपराध करेगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 314 पर गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्यों द्वारा कारित मृत्यु, अगर इससे किसी की डेथ हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा? जो कोई गर्भवती स्त्री का गर्भपात कारित करने के आशय से कोई ऐसा कार्य करेगा जिससे मृत्यु कारित हो जाए तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। केवल बस इसका पनिशमेंट आप याद रख लीजिएगा। जरा ध्यान दीजिए, यदि वह कार्य स्त्री की सम्मति के बिना किया जाए तो कितना होगा, तो ध्यान दीजिएगा, और यदि वह कार्य उस स्त्री की सम्मति के बिना किया जाए तो वह आजीवन कारावास से या ऊपर बताए हुए दंड से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर पनिशमेंट कितना होगा, बढ़ जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, स्पष्टीकरण में अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी जानता हो कि उस कार्य से मृत्यु कारित करना संभव है, ये आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें माना जाएगा कि अगर सहमति से किया जाता है तो कितनी पनिशमेंट दी जाएगी और सहमति से नहीं किया जाता तो कितनी पनिशमेंट दी जाएगी। चलिए जरा ध्यान दीजिए, सेक्शन 315 पर एक नज़र डालते हैं। 315 पर शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के
आशय से किया गया कार्य। तो यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिए, ऐसे अपराध जो जनरली होते हैं वो तब होते हैं जिनको लड़के की चाहत होती है कि नहीं साहब हमारे घर में लड़का ही पैदा होना चाहिए, और अगर उन्हें ये पता चल जाता है कि घर में पलने वाली लड़की है तो जनरली वो उसकी डेथ कर देते हैं। तो देखिए ज़रा उस संबंध में क्या यहाँ पर किया गया है, समझिए ज़रा ध्यान दीजिए। जो कोई किसी शिशु के जन्म से पूर्व कोई कार्य इस आशय से करेगा कि वो शिशु का जीवित पैदा होना तद द्वारा रोका जाए या जन्म के पश्चात तद द्वारा उसकी मृत्यु कारित की जाए, और ऐसे कार्य से उस शिशु का जीवित पैदा होना रोकेगा या उसके जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित कर देगा, यदि वह कार्य माता के जीवन को बचाने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक नहीं किया गया है। देखिए माता के जीवन के लिए यहाँ थोड़ा सा संरक्षण दिया है इन्होंने। तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की या फिर जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अगर माता के जीवन बचाने को किया गया है सद्भावपूर्वक तो फिर यहाँ पनिशमेंट नहीं हो रहा है, और अगर नहीं किया गया तो यहाँ पर 10 वर्ष तक की बात की गई कि यहाँ पर पनिशमेंट 10 साल तक हो सकता है या जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं सेक्शन 316 में। ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानववध की कोटि में आता है किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं ये, ऐसा कार्य जो आपराधिक मानववध की कोटि में आता है किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना। तो देखिए यहाँ पे जो कोई ऐसा कोई कार्य की कोटि में आता है किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं ये, ऐसा कार्य जो आपराधिक मानववध की कोटि में आता है किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना। तो देखिए यहाँ पे जो कोई ऐसा कोई कार्य ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि वह तद द्वारा मृत्यु कारित कर देता तो वह आपराधिक मानववध का दोषी होता, और ऐसे कार्य द्वारा किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करेगा तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा कितनी बात की गई है, दोनों में से किसी भांति के कारावास से और 10 वर्ष तक का पनिशमेंट किया जाएगा, और जुर्माने से भी यहाँ पर दंडनीय होगा। इसका रजिस्ट्रेशन पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखिए रजिस्ट्रेशन में क्या बोल रही है, का यह संभाव जानते हुए कि वह गर्भवती स्त्री की मृत्यु कारित कर दे। ये इसको पता है, जानते हुए नॉलेज है उसको, ऐसा कार्य करता है जो यदि उससे उस स्त्री की मृत्यु कारित हो जाती है तो वह आपराधिक मानववध की कोटि में आता है। उस स्त्री को क्षति होती है किंतु उसकी मृत्यु नहीं होती, किंतु तद द्वारा उस अजात सजीव शिशु की मृत्यु हो जाती है जो उसके गर्भ में है, तो का इस धारा में परिभाषित अपराध का दोषी है। देखिए अगर जो गर्भ में शिशु पल रहा है उसको मारने के इंटेंशन से अगर उस स्त्री को चोट पहुंचाई जाती, कुछ भी होता है और उसकी स्त्री की डेथ नहीं होती और सिचुएशन में उसके अंदर जो गर्भ में बच्चा पल रहा है उसकी डेथ हो जाती है, तो भी यहाँ पर इस धारा के अनुसार उसको पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो पनिशमेंट कितना होगा, दोनों में से किसी भांति के कारावास की बात की गई जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। सेक्शन कौन सा है, 316। जरा ध्यान दीजिएगा आप। सेक्शन 317 पर एक नज़र डालते हैं। शिशु के पिता या माता या उसकी देखरेख रखने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के शिशु का आरक्षित डाल दिया जाना और परित्याग। आरक्षित मतलब वो उसका जो देखभाल करना है, और 12 वर्ष से कम आयु का शिशु है उसको ऐसे ही छोड़ देना, उसका परित्याग कर देना कि उसकी कोई देखरेख ना हो, तो ऐसी सिचुएशन में उसको कितना पनिशमेंट मिलेगा, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या करें, जो कोई 12 वर्ष से कम आयु के शिशु का पिता या माता होते हुए, ये तो पिता है या माता है, दोनों को ही यहाँ पनिशमेंट की बात की गई। देखिए, या ऐसे शिशु की देखरेख का भार रखते हुए ऐसे शिशु का पूर्णतः परित्याग करने के आशय से उस शिशु को किसी स्थान में आरक्षित डाल देगा, कहीं छोड़ देगा वो या छोड़ देगा, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया ये बात।
समझ में आ गई है आपको कि अगर कोई 12 वर्ष से कम का जो शिशु है, अगर उसे कोई भी व्यक्ति ऐसे छोड़ देगा, उसकी देख रेख नहीं करेगी, तो उसको कितना पनिशमेंट मिलेगा। तो यहाँ पर 7 वर्ष तक का पनिशमेंट या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकता है। स्पष्टीकरण में एक नज़र डालिए, देखिए क्या कह रहे हैं ये। यदि शिशु आरक्षित डाल दिए जाने के परिणाम स्वरूप मर जाए, मान लीजिए उसकी डेथ हो जाए, तो यथास्थिति हत्या या आपराधिक मानववध के लिए अपराधी का विचारण निर्धारित करना इस धारा से आश्रित नहीं है। अगर शिशु की डेथ हो जाए और 12 वर्ष से कम है, तो यहाँ पर उसको जो केस चलाया जाएगा वो केस कौन सा होगा, हत्या या आपराधिक मानववध का उसके ऊपर केस रजिस्टर्ड किया जा सकता है। तो इस पर ज़रा ध्यान रखिएगा। सेक्शन 318 में मृत शरीर के गुप्त बयान द्वारा जन्म छुपाना, आप देखो ज़रा ध्यान दीजिएगा। मृत शरीर के गुप्त बयान द्वारा जन्म छिपाना, जो कोई किसी शिशु के मृत शरीर को गुप्त रूप से गाड़कर या अन्यथा उसका बयान करके, चाहे ऐसे शिशु की मृत्यु उसके जन्म से पूर्व या पश्चात या जन्म के दौरान हुई हो, ऐसे शिशु के जन्म को साथ छिपाएगा या छिपाने का प्रयास करेगा, तो वह दोनों में से किसी भारतीय के कारावास से, जिसकी अवधि कितनी होगी, 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो देखिए, जिसने जन्म लिया है और भले उसकी डेथ 2 दिन बाद हो जाए, 3 दिन बाद हो जाए, तो उसके बारे में कोई छुपाएगा नहीं। अगर छिपाता है तो इस कंडीशन में उसे 2 वर्ष तक का पनिशमेंट दिया जा सकता है, और या फिर उसके जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो इतना क्लियर हो गया सभी को। सेक्शन 318 तक कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं सेक्शन 319 की और 320 की, यानी कि ये उपहति के विषय में है। सेक्शन 319 और 320 में गोरुपति की बात की गई। इसमें तो जो पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट्सों को आपको याद करना रहेगा, और इसके बाद फिर इसकी जो पनिशमेंट का मैटर होगा, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, उपपत्ति क्या होती है, थोड़ा सा इसको हम लोग लेते हैं समझाने के लिए। जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शिथिल कारित करता है, वह उपपत्ति करता है, यह कहा जाता है। ये तो सिंपल हो गया कि किसी को शारीरिक पीड़ा दे, कोई रोग या कोई अंग शिथिल की बात करता है, ऐसा कुछ भी, तो भी किस में आ जाएगा, ये उपपत्ति में आ जाएगा। घोरोपत्ति क्या क्या होगी, देखिए जरा। घोरोपत्ति में यहाँ पे 8 पॉइंट दिए गए हैं। इन पॉइंटों को आपको याद करना, कौन कौन से घोरोपत्ति में आते हैं, ग्रेवियस कौन कौन सी होती है। तो उपपत्ति की नीचे, केवल नीचे लिखी किसमें घोरोपत्ति कहलाती, कौन कौन सी। पहला, पुरुषत्व हरण। दूसरा, दोनों में से किसी भी नेत्र की दृष्टि का स्थायी विच्छेद कर दे। तीसरा, दोनों में से किसी भी कान की शक्ति का स्थायी विच्छेद कर दे। चौथा, किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेद कर दे। पांचवा, किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश या स्थायी ह्रास कर दे। छठा, सिर या चेहरे पर स्थायी विद्रूपण कर दे। सातवां, अस्थि या दांत का भंग या विसंधान कर दे। आठवां, कोई उपपत्ति जो जीवन को संकटापन्न करती है, जिसके कारण व्यक्ति 20 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है या अपने मामूली कामकाज को करने के लिए असमर्थ है। तो यहाँ पर क्या ध्यान देना, टाइम पीरियड कितना दिया गया, ये एक तो बहुत इम्पोर्टेंट है। कितना, 20 दिन तक कोई व्यक्ति तीव्र पीड़ा में रहता है। तो यहाँ पर ये इस सेक्शन में परिभाषित अपराध किया है, पर ये सेक्शन लगता नहीं है। जो पनिशमेंट वाला सेक्शन है वो लगेगा। जैसे 325 कितने दिन के लिए, 20 दिन के लिए तीव्र पीड़ा में जब पहुँच जाए तब। अब यहाँ पर ज़रा समझिए, ये आपको याद करना है। ये फर्स्ट पॉइंट से लेकर के, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितने भी दिए, इनको ना टिप्स पर आपको याद करना पड़ेगा। पुरुषत्व हरण का, आँख कोई वो नोचले निकाल दे, फोड़ दे, कान कोई फोड़ फाड़ दे जिससे सुनाई देना बंद हो जाए, हड्डी कोई तोड़ दे, या कोई भी जोड़ की शक्तियों का नाश या ह्रास कर दे, जो ज्वाइंट रहते हैं अपने मोड़ने वाले, ऐसे कोई तोड़ फोड़ दे। चेहरे का स्थायी विद्रूपीकरण कर दे, अभी थोड़ा सा ठीक ठाक दिखता है ना, फिर बाद में चेहरे को अगर कोई ऐसा बना दे क्रूर की तरह, तो बिल्कुल ऐसा लगेगा। अस्थि या दांत का भंग या विसंधान, दांत तोड़ दे कोई, 32 निकाल दे, कहते हैं तेरी 32 ही निकाल देंगे, कभी लोग ऐसे गुस्से में बोल देते हैं। तो लड़ाई झगड़ा होता है तो ऐसे शब्द सुनने को मिलेंगे। तो 32 मतलब कितने होते हैं, 16 होते हैं। 16 होते हैं ऊपर, दांत नीचे होते हैं, पता किसी को, अच्छा जैसे भी होते हो।
तो वो दांत कोई भी एक भी निकाल दे, तोड़ दे, तो भी यहाँ पर ऐसा मान दिया जाएगा, या फिर वो 20 दिन तक सीधी सीधा में रहे। तो ये यहाँ तक के पॉइंट्स आपको याद करने। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय। किसी को कुछ पूछना हो तो जल्दी से बताइए। नहीं, चलो गाइस, ओके। थैंक यू सर।